आज की कहानी सुनिए उजड़े दयार में। लेखिका गीताश्री। ये जो पलंग पर मेरे साथ लेटी है, क्या वही लड़की है जो कल तक हर बात पर अपने डैडी का पक्ष लेकर मेरी इंसल्ट किया करती थी? यकीन नहीं होता। यकीन हो भी तो कैसे। मेरी हथेलियां उसने अपने गालों से सटा रखी हैं। मैंने करवट ली और गौर से उसे देखा। पहलू में मृगछौने सी सोई थी मेरी बेटी। मैं उसे देखते ही अपार दुआओं से भर गई। मैं उसे कहा करती थी, सदिच्छा बेटा, तू डैडी की बातों का यकीन न किया कर, माँ पर भरोसा कर। मैं झूठ नहीं बोलती। तू नहीं जानती कि मैंने तेरे जन्म से लेकर तेरी शादी तक क्या क्या झेला है। लंबी कहानी है। मेरे पहलू में जो लेटी है वह मेरी बेटी नहीं, कोई डार है टूटी हुई। कोई स्त्री है, 28 साल की स्त्री, बेहद परिपक्व, सुलझी हुई, टूटी हुई। मुझे याद है 2 साल पहले जब सदिच्छा शादी के बाद विदा हुई थी। मुझे रोना बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन दुनियादारी के लिए कई बार साथ रोना, साथ हंसना ज़रूरी होता है। मैं रोई, खूब रोई। इसलिए नहीं कि बेटी 2 साल के लिए लंदन जा रही है, इसलिए रोई कि कैसे बेटी थी जो बिना माँ को समझे उसकी ज़िंदगी से विदा हो रही थी, जिसकी माँ दर्द में रही हो और बेटी डैडी से परमिशन लेकर डिस्को पब में घूमती रहे बेपरवाह, कि माँ रत जगह करेगी और पिता चैन से खर्राटे लेंगे। देर रात तक लड़खड़ाती हुई बेटी घर में घुसती बेखौफ तो मैं टोक बैठती, इतना क्यों पी लेती हो? शोभा देता है क्या भले घर की लड़कियों को? भले घर? अच्छा। हो, ये आप बोल रही हैं मम्मा? आपने कौन सा ध्यान रखा था? मैंने तो सिर्फ दारू पी है। बेटी से इतना बेबाक उत्तर सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। वह तो बकबक करके सो गई। मैं रात भर अपमान की पीड़ा से छटपटाती रही। मन हुआ सोते में ही उसे एक जोरदार चांटा मारूं कि माँ से ऐसे बातें करते हैं क्या? तुझे तमीज नहीं है। मैं हिम्मत जुटाकर बेड तक गई। देखा, बाहों पर कई नीले निशान। सुबह पूछा तो दिया वही रटा रटाया जवाब। ओ मम्मी, खुले में पाटी थी, झाड़ी में उलझ गई थी, खंभे से टकरा गई थी। मन हुआ कहूँ, बेबी, मैं इतनी भी मूर्ख नहीं कि चोट के निशान और अभिसार के निशान में फ़र्क न समझ सकूं। झाड़ियों में गिरी या कोई खींच ले गया, मगर चुप रह गई। बोलती तो उल्टा कुछ अभद्र सुनने को मिलता। इतनी बिगड़ैल हो गई थी सदिच्छा। खुद अपने लिए इतनी आज़ादी जीने भोगने वाली लड़की, मेरी कोख से जन्मी बेटी, मुझे ही चरित्रहीन ठहराती रही है, क्योंकि मैं मोबाइल पर दिन भर एसएमएस करती रहती हूँ, अपने पुरुष मित्रों से मिलती जुलती रहती हूँ, उन्हें घर बुलाकर पार्टी देती रहती हूँ, उनसे गप्पे मारती हूँ। मेरी जरा सी निकटता सूरज आहूजा से क्या बढ़ी। इसके डैडी को कम, बेटी को ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैं तो सदिच्छा के डैडी का नाम तक भूल गई हूँ। डैडी कहते कहते डैडी ही बन गए वे मेरे पिछले 10 सालों से। मुझ में और सदिच्छा में उन्होंने कोई फ़र्क ही नहीं रखा। बेटी को तो प्यार से चिपटा भी लेते थे, मुझे तो छूने भर से उसे डर लगता था। मेरे मुंह से डैडी सुनकर उसे कभी अजीब नहीं लगा। घर में किसी गेस्ट के सामने मैं उन्हें डैडी ही बुलाती तो सब हैरान रह जाते और पूछते कि आपके डैडी हैं, पति हैं? अच्छा, ओ तो आप इन्हें डैडी ही बुलाती हैं, बहुत अच्छा। हो करके सब हंस पड़ते। और डैडी? वो पता नहीं, अजीब ढंग से झेपता हुआ अंदर चला जाता। आप लोग एंजॉय करें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। और ड्राइंग रूम में मैं, साधना राज, अपने दोस्तों के संग देर तक बतियाती रहती। अपने बुटीक को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ से ऑर्डर मिले, किस शोरूम से संपर्क कौन करा सकता है, आदि आदि। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। मेरे दोनों मोबाइल लेकर मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए। फिर जो घर में महाभारत हुआ, किसी के संभाले न संभला।
इसके बाद लंबे समय तक हम माँ बेटी में कोई बात नहीं हुई। सूरज को मैंने सब बताया। वह घर आ गया, सदिच्छा को समझाने की कोशिश कर रहा था और सदिच्छा ने उसे इतना बेइज्जत किया कि वह फिर कभी न लौटा। घर से ही नहीं, मेरी जिंदगी से चला गया। मेरी जिंदगी में फिर से तन्हाइयों ने घर बना लिया। सदिच्छा की आवारगी कायम थी। न उसे माँ की परवाह थी न घर की। डैडी उसके प्रति लापरवाह हो चुके थे। मेरे दोस्तों का आना बंद हुआ तो उसके दोस्तों का आना शुरू। मैं शाम को बुटीक से लौटती तो ड्राइंग रूम में अनपढ़ टाइप के छोकरे छोकरियां भरी रहती, जो मुझे देखते ही हाय आंटी, हाय मॉम की हाँकें देते। मैं सिर हिलाकर बेडरूम में ऐसे कैद होती कि सुबह ही दिखती। बेतरतीब घर को संभालती हुई डैडी को कहती कि देख रहे हो क्या हो रहा है, ये सब दिखता नहीं आपको? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहेंगे आसपास वाले? लोगों को दिखता नहीं क्या? डैडी सवाल उछालते, तुम जो करती रही हो वो क्या लोगों ने नहीं देखा? कभी तुमने परवाह की? डैडी, क्या बकवास करते हो? तुमने कब परवाह की? क्या मैं घुटकर मर जाती? तुम क्या कर रहे हो पिछले 10 सालों से मेरे साथ? मैं चीख कर प्रतिवाद करती। चीखो मत साधना, अपनी उम्र भी देखो, उनकी उम्र देखो। तुलना करती हो? ये आजकल के बच्चे हैं, युवा हैं, मॉडर्न हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए। हम कैसे रोक सकते हैं उन्हें? सदिच्छा सारी बहसें सुनती और विजयी मुस्कान से घर से निकल जाती। बाय बाय मॉम कहती हुई मैं घर के सन्नाटे में देर तक बिसूरती रहती। ये घर है क्या? जीवन भर जिस बच्चे की खातिर इतने जुल्म सहे, वही बच्चा मेरी भावनाएं नहीं समझ पा रहा है। ऐसा लगा सारे के सारे दाव हार गई हूँ। बाप और बेटी के सुर एक से हो गए थे। दोनों एक सी भाषा बोलते थे और मेरे मसले पर अक्सर दोनों की आंखें पहले एक दूसरे से मिलती हैं, फिर उधर से एक जैसी ही जहर बुझी बातें निकलती। मैं समझ रही थी कि बाप ने अपनी अतिरिक्त उदारता दिखाकर आज़ाद बेटी को अपने पक्ष में कर लिया है। मैं रोक टोक करने वाली, ऊंच नीच समझाने वाली माँ बहुत पीछे छूट गई थी। पिता के लिए मैं एक बेकार सामान थी और बेटी के लिए अवरोध। बेटी ने कभी उन दरारों में झांककर नहीं देखा जो हम दोनों के बीच पड़ी थी। इन दरारों में संबंधों की शुरुआती इतिहास का मलबा दबा हुआ था। सोचा था बड़ी होगी तो सब कुछ सही सही बता दूंगी, फिर उसे जिसकी तरफ जाना हो चली जाए, जिसकी साइड लेनी हो ले। उसे सच का पता होना चाहिए कि आखिर माँ ने व्यवहार और देह दोनों से ठंडे उसके पिता के साथ कैसे इतने बरस बिता दिए, कैसे दूरियां आती चली गईं और दोनों ने अपने अपने अलग आकाश को खोजना शुरू किया। कैसे एक जवान स्त्री की मानसिक और दैहिक इच्छाएं असमय दफन कर दी गईं और जिन पर खुलकर बात करने को उसके डैडी कभी तैयार ही नहीं हुए। यह सब कुछ वयस्क होने पर ही बताया जा सकता था। जब वयस्क हुई तो वो कोई और थी, बेटी नहीं, समानांतर एक स्त्री थी जिसे मुझसे मुकाबला करना था हर बात में, हर चीज़ में, और जिसे मेरी आज़ाद होती दुनिया, बड़ी होती दुनिया से सबसे ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। पता नहीं क्यों। अब घर में दो लोग थे जो मुझे निशाने पर रखते थे। पापा के साथ मिलकर मुझे सताने वाली खूबसूरत शोक चंचल बेटी आज पहलू में लेटी है, बेहद कमज़ोर हो गई। भारत में नौकरी करती थी, लंदन जाकर रोजगार विहीन हो गई है। मैं उसे कातर भाव से देखती हूँ। वह कुनमुनाती है। मैं अपना हाथ उसके माथे पर रखती हूँ। अभी अभी जो उसने बताया है, उसके बाद मैं अपना रोना नहीं रोक पा रही। कहीं मेरी बद्दुआ तो नहीं लगी। मन में एक बारगी उबाल आया कि पूछूं, बेटा तुमने मेरे साथ क्या किया? कभी अपनी माँ की भावनाएं समझने की कोशिश की? हमेशा गलत समझती रही, मुझे एकदम तन्हा कर दिया। तेरे डैडी कभी मेरे साथी बने नहीं।
जो साथी मिल सकते थे, तुमने अपने दुर्व्यवहार से उन्हें दूर कर दिया। मैं माँ हूँ, औरत हूँ, मेनोपॉज की तरफ बढ़ती हुई, तो क्या मुझे हक नहीं मैं अपने लिए सुख दुख का एक साथी ढूंढ सकूं? तूने मेरे लिए कभी डैडी को कुछ कहा? नहीं ना। कभी एक पल को भी मेरे साथ बैठकर मुझसे पूछा कि बता मम्मा, आखिर बात क्या है? क्यों डैडी ने आपसे इतनी दूरी बना रखी है? आप दोनों अलग अलग बिस्तरों पर क्यों सोते हो? मन का कौन सा कोना खाली रह गया है माँ? कहते हैं बेटी जवान हो तो माँ की दोस्त हो जाती है। तुम तो ना बेटी बनी ना दोस्त। डैडी ने तुम्हें मेरे खिलाफ औजार में बदल दिया था। बेटी होने के कारण जो बाप तुम्हें फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता था, वह तुम्हें ज़्यादा प्यारा हो गया था। जिस माँ ने कष्ट सहे, उसका दर्द अनसुना रह गया। मैंने सोचा था कि जब तू बड़ी होगी तो डैडी से मेरे लिए लड़ेगी। हम एक से दो होंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनकर उभरेंगे। हम दो औरतें जो थीं। सदिच्छा जगी, आंखें खोलकर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। शायद वह सोई नहीं थी। अपनी पतली कमजोर हथेलियों से मेरे आंसू पोंछे। मॉम, रोने से क्या मिलेगा? मेरे भाग्य में जो होना था वो हो चुका। आपने कुछ नहीं किया। आपने तो मेरी मर्जी का ही लड़का चुना था। चूक तो मुझसे हुई। मैं ही दिवाकर को पहचान न सकी। पहले भी और आज भी जिस तरह से मुझ पर प्यार और पैसा दोनों लुटाता है, कोई भी लड़की फिदा हो जाए। लेकिन माँ, उसने मुझे धोखे में रखा। अब तो वह मुझसे प्यार से हक भी नहीं करता, ना ही लिपटाता है। उसे भय है कि मैं कहीं उसे, बेटा पहले पता नहीं चल सकता था क्या? कैसे चलता मॉम? मैं कैसे चेक करती? क्यों? लंबे समय तक तेरा दोस्त था, प्रेम भी चला, फिर शादी? मॉम, शादी करनी थी ना, इसलिए उस तरह सोचा ही नहीं। मैं पता करती और पता चलता, शादी के लिए मना करती, और तब आप दोनों कारण पूछते, फिर क्या होता? सोचिए, क्या जवाब देती मैं? जिस तरह से वह शादी के लिए मरा जा रहा था, जितना रूमानी था क्या बताऊं, कि उसे भी नहीं पता था कि वह किस बीमारी से ग्रस्त है। इलाज करवाया पर सब बेकार। उसके घर वाले लगातार मुझ पर कंसीव करने का दबाव बना रहे हैं। दवा से हल्का फर्क पड़ा, लेकिन वह आत्मविश्वास ही लूज कर चुका है। अब तो वक्त नहीं, मूड नहीं का बहाना करता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, पर कैसे? वह बिलख रही थी। क्या कहूँ? मैं अवाक थी। ये क्या हो रहा था? मॉम, कम से कम आपने बच्चे तो पैदा किए। मेरा दामन तो खाली है। यह सुनकर मेरा माथा झन्ना गया। ये लड़की आज भी माँ की भावनाओं और उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रही है। कौन समझाए उसे कि क्या सिर्फ बच्चा पैदा करना ही काफ़ी होता है एक स्त्री के लिए? दैहिक ज़रूरतों के अलावा और भी तो उसकी ज़रूरतें होती हैं। मैंने तुम दोनों भाई बहनों को पैदा ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तेरे डैडी तो देह और मन दोनों से गए। किस खो में छिपे या खुद को कैद किया, कभी समझ नहीं पाई। जाड़ों की सर्द रातों में मेरी हथेलियाँ ठंडे बिस्तर पर उन्हें तलाशती थीं। जब मन घबराता था तो उनकी बाहें पकड़ना चाहती थी। पतझड़ के दिनों में उनके साथ लंबे वॉक पर जाना चाहती थी। मैं समझती थी कि उन्हें पैसा दिख रहा है। तेरे डैडी बिना मांगी सलाहों और नसीहतों से मुझे भर देते थे, और मुझे लगता था कि मेरे दिन फिरने वाले हैं। शायद हम करीब आ रहे हैं। पर जब खेत उपजाऊ न हो तो गमले में फसल लगाकर कब तक खेती का भ्रम पैदा करते रहेंगे? मेरी जिंदगी कितनी वीरानी से घिर गई थी। मेरी रगों में जो सन्नाटा लहू के साथ चुपके चुपके बह रहा था, उसकी छटपटाहट तुम तक पहुंची थी। तुमने अनदेखा किया। तुम तो मेरे पास रो रही हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। शायद कुछ कर सकूं। मेरे माँ बाप ने तो विदा करते ही मेरी ओर से पीठ कर ली थी। मेरे घर वालों को अपना दामाद
दुनिया का सबसे शरीफ इंसान लगता था, जो उसकी बेटी को तंग नहीं करता। मैं तो अपने भीतर की सुरंग में ही दफन थी। मेरे भीतर जिरह चल रही थी, पर आज भी मेरी कहाँ सुन रही थी। जब अपना दुख पहाड़ सा खड़ा हो जाता है, तब दूसरों का दुख तिनके की तरह दिखने लगता है। सदिच्छा बोलती जा रही थी। उसकी बातें अब मेरे लिए मरहम नहीं हो सकती। मॉम, अब मुझे समझ आया कि आपके और डैडी के बीच इतनी दूरियां क्यों थीं। क्यों आप हमेशा दोस्त की तलाश में रहीं। मैं कितनी नादान थी, आपको नहीं समझ सकी। मुझे लगता था आप डैडी को धोखा दे रही हैं, लेकिन आप तो अपने लिए। आई एम सॉरी मॉम। सदिच्छा, तू दिवाकर को छोड़ना चाहती है, हम बात करें। मैंने बात बदल दी। अब मेरे रोने का वक्त जा चुका था। मेरी बेटी अपने अरमान अपनी माँ से शेयर कर रही थी। इतनी बोल्ड लड़की को ये सब बताने के लिए 2 साल का वक्त लगा। नहीं मॉम, वह मेरे बिना मर जाएगा। ही इज इमोशनली अटैच्ड विद मी। आई लव हिम। वह मेरे सामने बिछा रहता है, नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? सदिच्छा दिवाकर से दूर भी नहीं जाना चाहती थी और पास रहते भी नहीं बन रहा था। हर रोज वह उसके साथ मरती है। उसका चेहरा अपने सामने अपराध बोध में डूबा हुआ देखती है। कुछ कह नहीं पाती। वह चाहती है दिवाकर उसे बाहों में भरे तो कम से कम, और कुछ ना सही उसके पास बैठकर उससे लिपट कर खूब बातें तो कर सकता है। देह से परे भी कुछ इच्छाएं होती हैं जो संबंधों में मायने रखती हैं। दिवाकर समझता क्यों नहीं? वह दूर दूर और दूर होता चला जा रहा है। सदिच्छा समझती है कि दिवाकर उसे इसी तरह दूर करके उसके साथ जीना चाहता है। ये तरीका ठीक तो नहीं है। उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंजती है। तुझे पता भी है कि तेरे डैडी के साथ मैंने कैसे जीवन बिताया? आज तू उनका पक्ष लेती है। मैंने तुम्हारी खातिर इस घर को छोड़ा नहीं, और कोई आसरा भी तो नहीं था। तुम कभी जान ही नहीं पाओगी कि मैंने कैसे जिया। जीना पड़ता है अपने लिए, अपनों के लिए। इसी में अपने लिए सुख की अलग राह खोजनी पड़ती है, जैसे मैं खोज रही हूँ और तुम्हें अखर रहा है। सदिच्छा चिढ़ती थी कि माँ हर समय मोबाइल लिए क्या मैसेज टाइप करती रहती हैं, किससे खुसुर फुसुर बातें करती रहती हैं, कितने लोग मिलने आते हैं, किसी के साथ घूमने निकल जाती हैं। मैं और पापा खाने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। माँ आएंगी तो पकाएंगी। वे मस्ती में आती और किचन में घुसकर फटाफट स्वादिष्ट खाना पका देती। मुँह बिचकाती हुई बड़बड़ करती हुई सदिच्छा खा लेती, और डैडी, वे कूल रहते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहीं आए जाए, जैसे वे इस दुनिया से खुद को काट कर अलग हो चुके हों। सदिच्छा अपनी माँ को समझा नहीं पाई कि वह उनकी आज़ादी से जलती नहीं, बल्कि उन्हें उसी खोल में देखने की आदी हो चुकी है। जिंदगी इतनी आगे बढ़ेगी, ये स्वरूप लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। यह सब सोचकर मैं सन्निपात किसी अवस्था में हूँ। जिंदगी ने हम दोनों को एक ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे सामने बेटी नहीं, एक स्त्री विलाप कर रही थी। उसे उसके हिस्से का सुख चाहिए, और मैं जानती थी कि मुझे क्या सुझाना चाहिए, सुझाऊं या नहीं। कोई सहेली होती तो क्या सुझाती? क्या उसे भी मर्यादा की चादर में लपेटकर घुटते रहने का पाठ पढ़ाती, या कहती, निकल आ जहन्नुम से बाहर। मन हुआ कहूँ तो एक काम कर, वापस लौट जा, वहीं साथ रहे और अपने लिए एक साथी तलाश लो। मेरी तरह घुट घुट कर जिंदगी काटने की ज़रूरत नहीं है। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, परवाह मत कर समाज की। मैं इससे पहले कुछ कहती, सुधा की बातें याद आईं। ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमारी तरह रो पीट कर जीवन नहीं काटेंगे। इनके सामने ऑप्शन की कमी नहीं। कुछ दिन का रोना पीटना है, देखना हहराती नदी की तरह होते हैं ये लोग, अपना रास्ता चुन लेते हैं। तू चिंता न कर, देखती जा। मेरी जुबान ठिठक गई। सच्ची तो कह रही है, एक माँ अपनी बेटी को
क्या सलाह दे सकती है, वह भी अत्याधुनिक बेटी को, जो हताशा से जल्दी उबरने की ताकत रखने वाली पीढ़ी से आती है। भीतर से कहीं एक आश्वस्ति सी उभरी। तू खुद ही कोई रास्ता निकाल बेटा। तेरी जिंदगी अपनी खुशियों का पता खुद ही ढूंढना पड़ता है। जितनी जल्दी ढूंढ सको, जीवन उतना खुशहाल। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह घुट घुट कर जिंदगी काटे। कोई कड़ा फैसला तो लेना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। इस हाल में न तो तुम उसे प्यार कर पाओगी, न खुद को। हमारा वक्त कुछ और था। तुम आज़ाद हो, तय करना होगा। मेरे भीतर से बदली हुई आवाज़ सुनकर उसका रोना रुक गया था। मैंने बाहें फैलाकर उसे सीने से लगा लिया। मेरी धड़कनों ने उसकी सिसकियां बैठ गईं और वो शांत हो गई। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।